गुड मॉर्निंग। एक छोटा सा पॉइंट है सेक्रेटरियल ऑडिट के अंदर, वो आज डिस्कस करते हैं। इससे पहले कि मैं आपको सेक्रेटरियल ऑडिट बताऊं, जिसको मैं अभी ऐसे बोलूँगा सेक्रेटरियल ऑडिट SA। मुझे बताओ कौन कौन से ऑडिट अब तक हमने देख लिए जो कहीं ना कहीं कंपलसरी थे। जैसे एक हमने देखा स्टैट्यूटरी ऑडिट। वो कौन करता है? वो करता है चार्टर्ड अकाउंटेंट। GST ऑडिट जो कहीं ना कहीं कंपलसरी है, वो कौन करता है? का तो CA में। कॉस्ट ऑडिट जो कौन करता है? CA में। एंड टैक्स ऑडिट जो कौन करता है? CA। इसके अलावा और एक ऑडिट कंपलसरी है एंड दैट इज व्हाट? सेक्रेटरियल ऑडिट जो कौन करता है? CS। ठीक है, ये जो सेक्रेटरियल ऑडिट है जिसको हम ऐसे बोलते हैं, उसके लिए सेक्शन बनाया गया है 204 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। सर ये और एक ऑडिट क्यों? वाई वन मोर ऑडिट? इतने सारे ऑडिट तो थे, और एक ऑडिट क्यों? मैं इसका आपको आंसर बताऊं इससे पहले मुझे आप एक छोटी सी बात बताओ। कोई भी कंपनी होगी, इस कंपनी को कौन कौन से लॉ का कंप्लायंस करना पड़ता है? मुझे वो लॉ के नाम जरा सोच के बताओ। जैसे कि कोई भी कंपनी होगी, उनको कंपनीज एक्ट 2013 फॉलो करना पड़ेगा, इनकम टैक्स एक्ट फॉलो करना पड़ेगा 1961, कस्टम एक्ट फॉलो करना पड़ेगा 1962, GST एक्ट फॉलो करना पड़ेगा 2017, एक सेबी एक्ट है उनको फॉलो करना पड़ेगा दैट इज 1992, एक फेमा एक्ट है फॉलो करना पड़ेगा 1999। एनवायरमेंटल लॉज बहुत सारे हैं जो कंपनी को फॉलो करने पड़ेंगे, जिसमें एक है एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट, एक है वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट। बहुत सारे एनवायरमेंटल लॉज हैं जो कंपनी को फॉलो करने पड़ते हैं। बहुत सारे लेबर लॉज भी है जो कंपनी को निभाने पड़ते हैं, फॉलो करने पड़ते हैं, कंप्लायंस करने पड़ते हैं कंपनी को। जैसे कि पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट है, मिनिमम वेज एक्ट है, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट है, प्रूडेंट फंड एक्ट है, ग्रेजुटी एक्ट है, ESI है, फैक्ट्री एक्ट है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है, फिर ट्रेड यूनियन एक्ट है। ना जाने कितने कितने एक्ट है जो कंपनी को कंपल्सरीली कॉम्प्लाई करने पड़ते हैं। ठीक है, अब मैं क्या चाहता हूँ? मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ये जो मैंने नाम बताए, इतने सारे एक्ट के जो नाम बताए, जरूरी नहीं है कि सभी के सभी एक्ट जो मैंने आपको बताए वो कंपनी को कॉम्प्लाई करने ही पड़े। हो सकता है इसमें से एक या दो कॉम्प्लाई ना भी करने पड़े। जैसे कि कस्टम एक्ट जो है वो कंपनी को तभी कॉम्प्लाई करना पड़ता है जब वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करती है कंपनी, अदरवाइज उसको कॉम्प्लायंस करने की जरूरत नहीं है। और मैंने जो आपको नाम बताया वो फाइनल भी नहीं है कि इतना ही लॉ है, ऐसा भी नहीं है। इसके अलावा बहुत सारे लॉ हो सकते हैं। पॉइंट ये है, कहने का पॉइंट ये है कि जितने भी लॉ कंपनी को एप्लीकेबल है, वॉट एवर द लॉज आर एप्लीकेबल टू द कंपनी, वॉट एवर द रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड गाइडलाइंस एंड एग्रीमेंट्स जो कंपनी को एप्लीकेबल है, whether these laws, rules, regulations जो भी है, whether companies regularly complying the same or not, क्या कंपनी इसको रेगुलरली कॉम्प्लाई कर रही है कि नहीं कर रही है? ये काम है सेक्रेटरियल ऑडिटर का ऑडिट के अंदर जानने का, जिसके लिए सेक्रेटरियल ऑडिटर को अपॉइंट करते हैं और ये चेक करता है कि कंपनी इन सब लॉ का, जो भी लॉ एप्लीकेबल होगी, उसका कॉम्प्लायंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। समझे आप? ठीक है, अगर इन सब लॉ का कंप्लायंस अगर हो रहा है तो ऑडिटर क्या बोलेगा? हाँ जी, कंपनी रेगुलरली कंप्लायंस कर रही है, कंपनी कॉन्ट्रावेंशन नहीं कर रही है। अगर कंपनी इसका कंप्लायंस नहीं कर रही है तो
अपनी तरीके से जो भी ओपिनियन देना होगा इस रिपोर्ट के अंदर, सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट के अंदर जो भी अपनी तरफ से रिपोर्ट देना होगा, नेगेटिव रिपोर्ट या एडवर्स ओपिनियन जो भी करना होगा वो करेगा। तो ये पर्पस है सेक्रेटरियल ऑडिट का। तो क्या सर ये सिर्फ एक ही पर्पस है इसका? नहीं। अगर आप इसका रिपोर्ट देखोगे, अगर इसका फॉर्मेट देखोगे, सेक्रेटरियल ऑडिट का जो रिपोर्ट का फॉर्मेट देखोगे तो मालूम चलेगा कि कौन कौन सी बातें पे रिपोर्ट करना होता है एक ऑडिटर को। जैसे मैंने आपको एक बताया कि अलग अलग लॉ का कंप्लायंस देखना होता है ऑडिटर को। इसके अलावा जो ऑडिटर होगा, जिसको अपॉइंट किया होगा ये सब चेक करने के लिए, वो ऑडिटर ये भी चेक करेगा कि कोई भी अगर कोई कंपनी है, उस कंपनी का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो प्रॉपरली कॉन्स्टिट्यूट हुआ है कि नहीं हुआ है, प्रॉपरली बैलेंस्ड है कि नहीं। सर प्रॉपरली बैलेंस्ड है कि नहीं का मतलब क्या? देखो आप तो सिर्फ इतना ही लिखना, आप इतना ही लिखना आंसर के अंदर कि वन ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ secretarial audit is to find out proper balance of board of directors. Board of directors are properly constituted or not. इतना ही लिखना, आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि एक्चुअली क्या है। तो क्या कह रहा था मैं? हाँ, प्रॉपरली बैलेंस्ड है कि नहीं, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो प्रॉपरली बैलेंस्ड है कि नहीं। इसका मतलब क्या, उनके जो नंबर्स है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, डिपेंडेंट डायरेक्टर्स, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के जो नंबर्स होने चाहिए वो प्रॉपरली है कि नहीं। सर नहीं समझ में आया। इसका मतलब ये कि जो भी लिस्टेड कंपनी होती है ना, उस लिस्टेड कंपनी के लिए ऐसा बोला गया है कंपनीज एक्ट के अंदर कि उस लिस्टेड कंपनी को जितने भी डायरेक्टर्स होंगे उसमें से एटलीस्ट 1/3 डायरेक्टर्स इंडिपेंडेंट होने चाहिए। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स वो होते हैं जो किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं आते, तो वो होनी चाहिए। तो इस तरह से वो चेक करेगा ऑडिटर किस तरह से है कि नहीं, और वो फिर रिपोर्ट करेगा। ये एक पर्पस है। दूसरा ये भी पर्पस है कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग करते हैं कंपनी को मैनेज करने के लिए, मैनेजमेंट के लिए, डायरेक्टर्स जो मीटिंग करते हैं वो मीटिंग के लिए डायरेक्टर्स को जो नोटिस सेंड की जाती है वो नोटिस प्रॉपरली सेंड की जाती है कि नहीं। नोटिस प्रॉपरली सेंड की जाती का मतलब क्या, नोटिस एटलीस्ट 7 डेज से पहले मिल जानी चाहिए डायरेक्टर्स को। और इस नोटिस के अंदर मीटिंग कहाँ पे है, इसका वेन्यू, उसका टाइमिंग, है ना, एजेंडा, क्या क्या पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं इस मीटिंग के अंदर, वो आपको बकायदा लिखना पड़ेगा। तो वो चेक करेगा ऑडिटर किस तरह से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये एक पर्पस है ऑडिट कराने का। फिर कंपनी का जो भी मैनेजमेंट सिस्टम होगा, कंपनी का जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, है ना, वो मैनेजमेंट सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम कंपनी के साइज के मुताबिक है कि नहीं, कंपनी के ऑपरेशंस के मुताबिक सिस्टम बनाई गई है कि नहीं, वो चेक करेगा ऑडिटर। फिर ये ऑडिट इसलिए भी किया जाएगा क्योंकि कुछ इवेंट्स अगर फाइनेंशियल ईयर के बीच में हुए हैं, जो सेक्रेटरियल ऑडिटर होगा वो क्या चेक करेगा कि जिस पीरियड का वो ऑडिट कर रहा है उस पीरियड के बीच में कुछ इवेंट्स हुए हैं। इवेंट्स लाइक कौन कौन से इवेंट्स, फॉर एग्जांपल अगर किसी कंपनी ने पब्लिक इश्यू किया हो शेयर्स का, पब्लिक इश्यू किया हो शेयर्स का, प्राइवेट प्लेसमेंट किया हो, राइट शेयर इश्यू किए हो, स्वेट इक्विटी शेयर इश्यू किए हो, बोनस शेयर इश्यू किए हो, अगर इस तरह से प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स किए हो, क्या इस तरीके से कंपनी ने कोई इश्यू किया था, और अगर किया था तो ऑडिटर अपने रिपोर्ट में बताएगा कि भाई इश्यू किया है, और इश्यू करने के अंदर जो जो भी लॉ एप्लीकेबल होंगे, जो जो भी लॉ के अंदर जो भी एक्ट आते होंगे, एप्लीकेबल होंगे, कंपनी ने कंप्लाई किए हैं बाकायदा, वो ऑडिटर इस तरीके से बताएगा। फिर हो सकता है कि कंपनी ने इश्यू नहीं किया हो शेयर्स एंड डिबेंचर्स का, हो सकता है कंपनी ने रिडम्पशन किया हो, तो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कर दिए हो, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स कर दिया हो। प्रेफरेंस शेयर्स डिबेंचर्स में रिडम्पशन बोलते हैं। तो अगर क्या फाइनेंशियल ईयर में ऐसा कुछ हुआ है तो वो रिपोर्ट करेगा स्टेक होल्डर को। और अगर बायबैक किए हैं इक्विटी शेयर्स को, इक्विटी शेयर्स में बायबैक आता है, बायबैक किया है अंडर सेक्शन 68 ऑफ कंपनीज एक्ट, तो वो भी रिपोर्ट करेगा कि हाँ ऐसा कुछ हुआ था, और उसके लिए जो भी प्रोविजंस बनाए हैं कंपनीज एक्ट के अंदर उसको कंपनी ने कॉम्प्लाई किया हुआ है। फिर
क्या कंपनी ने फॉरेन टेक्निकल कोलैबोरेशंस किया है? अगर ऐसा किया है तो वो रिपोर्ट करेगा। आपको तो इतना ही लिखना है, बस इसको एक्सप्लेन नहीं करना है। आपको याद रहे इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा बहुत। फॉरेन टेक्निकल कोलैबोरेशंस क्या होते हैं? पहली बात तो फॉरेन कोलैबोरेशंस क्या होते हैं? जो फॉरेन कोलैबोरेशंस है वो बहुत सारे पर्पस के लिए कर सकते हैं। मार्केटिंग कोलैबोरेशंस हो सकता है, मैनेजमेंट एंड कंसल्टेंसी कोलैबोरेशंस हो सकता है, फाइनेंशियल कोलैबोरेशंस हो सकता है, एंड टेक्निकल कोलैबोरेशंस हो सकता है। अगर टेक्निकल कोलैबोरेशंस हुआ है का मतलब क्या? देयर इज अ इनफ्लो ऑफ फॉरेन टेक्नोलॉजी इन अ डोमेस्टिक कंट्री। इसका मतलब ऐसा होता है। तो क्या ऐसा हुआ है? क्या ऐसा हुआ है कि हमने कोई टेक्नोलॉजिकल नो हाउ फॉरेन कंट्री से कंपनी हमने बाय किया है या कोलैबोरेशन किया इसके लिए? अगर ऐसा कुछ हुआ है तो ऑडिटर को अपने रिपोर्ट में बताना पड़ेगा। ये एक बात है जिसके लिए रिपोर्ट तैयार होता है। फिर और एक पॉइंट था, हाँ, सेक्शन 180। सेक्शन 180 ऑफ द कंपनीज एक्ट। कभी कभी क्या होता है कि कंपनी अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पावर को रिस्ट्रिक्ट कर देती है। कुछ ऐसे पावर है जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जनरल मीटिंग में स्पेशल रिजोल्यूशन पास करने के बाद ही एक्सरसाइज कर सकते हैं इस पावर को। जैसे कि कंपनी ने अपने अंडरटेकिंग को कुछ पार्ट को बेच दिया या कंपनी बोरोइंग्स करना चाहती है, अगर ऐसा कुछ भी है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कैन एक्सरसाइज दोस पावर बाय पासिंग अ स्पेशल रिजोल्यूशन इन अ जनरल मीटिंग। तो ये रिपोर्ट करेगा कि सेक्शन 180 है कि नहीं है, अप्लाइड हुआ है कि नहीं कंपनी पे, वो बताएगा। ये होगी बात। इसके अलावा कोई पॉइंट था? इसके अलावा क्या था कि कुछ सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स है, जैसे ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं उस तरीके से सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स है जो इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया ने बनाए हैं। उस सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स को कंपनी को कॉम्प्लाई करने पड़ते हैं, कंपनी को फॉलो करने पड़ते हैं। तो क्या कंपनी इस सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स को कॉम्प्लाई कर रही है कि नहीं कर रही है, वो चेक करने का काम किसका होगा? ऑडिटर का होगा। सर ये क्या होता है? आप इतना ही लिखना, एक्सप्लेन मत करना। जो भी बोलने जा रहा हूँ एक्सप्लेन मत करना उसको। जैसे कि SS1 से लेके सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड 1, SS1 से लेके SS10 तक होता है। SS1 किसके लिए है? इट इज अ स्टैंडर्ड ऑन मीटिंग्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। SS2 क्या है? इट इज अ स्टैंडर्ड ऑन मीटिंग्स ऑफ जनरल मीटिंग, सॉरी। SS3 क्या है? स्टैंडर्ड ऑन डिविडेंड। SS4 क्या है? स्टैंडर्ड ऑन माइनट्स। ऐसे बहुत सारे स्टैंडर्ड्स बनाए हैं इंस्टीट्यूट ने। तो इस स्टैंडर्ड के मुताबिक कंपनी को अपना मैनेजमेंट करना पड़ेगा। देखो तो वो चेक करेगा ऑडिटर, है ना? ये सब चीजें हैं, ठीक है। और कोई पॉइंट भूल जाता हूं मैं? ठीक है, ये सब वो पॉइंट थे जिसकी वजह से सेक्रेटरियल ऑडिट किया जाएगा, ऑडिटर को अपॉइंट किया जाएगा, ठीक है। तो सर इसका ऐसा करने से किसी को बेनिफिट जाएगा? ऑब्वियसली इसके बेनिफिशियरी होगी। बेनिफिट तो पक्का किसी न किसी को मिलने वाला है ना? इसके बेनिफिशियरीज कौन होंगे? अगर कोई भी कंपनी को जो भी लॉ रूल्स रेगुलेशन जो भी हम कुछ बोलते हैं, कोई कंपनी उसको कॉम्प्लाई कर रही है कि नहीं है, अगर ये जाना जाएगा कि कंपनी कॉम्प्लाई करती है कि नहीं इस रूल्स रेगुलेशन का, तो उसका बेनिफिट सबको जाएगा। किसको जाएगा बेनिफिट? इसको बोलते हैं बेनिफिशियरी, बेनिफिट लेने वाले लोग। पहले बेनिफिट जाएगा कंपनी खुद को, कंपनी को बेनिफिट होगा, मैनेजमेंट को बेनिफिट होगा, शेयरहोल्डर्स है, मेंबर्स है, उनको बेनिफिट होगा, क्रेडिटर्स है, बैंक है, ट्रस्टी है, गवर्नमेंट है, इनको बेनिफिट होगा। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो कंपनी को रेटिंग प्रोवाइड करती है, AAA, AA इस तरीके से रेटिंग प्रोवाइड करती है, जिसके रेटिंग के बेसिस पे हम उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो उस रेटिंग एजेंसी को भी बेनिफिट होगा ये रिपोर्ट पढ़ के। जैसे कि क्रिसिल है, जैसे कि कैर है ना, CARE कैर है, क्रिसिल करके क्रेडिट एजेंसी है, इन सबको बेनिफिट होगा इस रिपोर्ट से। और कोई, हाँ, रेगुलेटरी अथॉरिटीज होती है, उनको भी बेनिफिट जाएगा। जैसे कि बैंक को रेगुलेट करने के लिए RBI है, इंश्योरेंस को रेगुलेट करने के लिए IRDA है, नबार्ड है जो कोऑपरेटिव बैंक्स को एंड रीजनल रूरल बैंक को रेगुलेट करता है। आई बस में क्या कह रहा हूँ? और कोई
ठीक है, आपको समझ में आएगा रेगुलेटरी ऑथोरिटी क्या है, तो उनको भी ये बेनिफिट जाएगा। फिर ये हो गया बेनिफिशियरी पॉइंट। बेनिफिशियरी पॉइंट के बाद क्या था, हाँ एप्लीकेबिलिटी। अब ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या सर सेक्रेटरियल ऑडिट सब कंपनी को कराना पड़ेगा? ऐसा नहीं है, सॉरी सब कंपनी को कराना पड़ेगा ऐसा नहीं है। सेक्शन 204 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 कहता है कि कुछ ही कंपनी को ऐसे कराना पड़ेगा। दिस इज द फर्स्ट है लिस्टेड कंपनीज। लिस्टेड कंपनी जितनी भी होगी उनको ऐसे कराना पड़ेगा। वैसे भी लिस्टेड कंपनी को तो सबके सब प्रोविजंस एप्लीकेबल हो जाएंगे। दूसरी पब्लिक कंपनी की बात कर रहा हूं। पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल 50 करोड़ जितना या उससे ज्यादा होगा और उसका टर्नओवर 250 करोड़ जितना या उससे ज्यादा होगा, है ना, 50 एंड 250 टर्नओवर, क्लियर? तो इन दोनों को कराना पड़ेगा। और एक नया क्लॉज आया है, ABNC क्लॉज इंट्रोड्यूस किया है 2020 ईयर में अभी। उसके मुताबिक ऐसी हर एक कंपनी, अभी मैं कंपनी बोल रहा हूं, मैं पब्लिक नहीं बोल रहा हूं, हर एक कंपनी जिसका बोरोइंग ये आउटस्टैंडिंग लोन है ना ऑन अ बैलेंस शीट डेट, ऐसी हर एक कंपनी whose borrowing and borrowing on a balance sheet date, if borrowing from financial institutions and bank on a balance sheet date if exceed 100 crores, if exceed 100 या 100 करोड़, तो उन कंपनी को भी क्या करना पड़ेगा, सेक्रेटरियल ऑडिट कराना पड़ेगा। समझे? एक बार फिर से बोलूं मैं, ऐसी हर एक कंपनी जिसने बोरोइंग किया हो बैंक से या पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, जो बैलेंस शीट बनाते वक्त उस दिन अगर उसकी अमाउंट 100 करोड़ या 100 करोड़ से ज्यादा होगी तो उनको भी सेक्रेटरियल ऑडिट कराना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया एप्लीकेबिलिटी। और क्या था? अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है कि ये ऑडिट कौन करेगा। ऑब्वियसली सेक्रेटरियल ऑडिट कौन करने वाला है? कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस, है ना। कंपनी सेक्रेटरी को डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 इन कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट 1980 में डिफाइन किया गया है, इन प्रैक्टिस को डिफाइन किया गया है। उसके पास COP होना जरूरी है, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस होना जरूरी है। जिसका अपॉइंटमेंट कौन करेंगे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करेंगे, वो करेगा सेक्रेटरियल ऑडिट। रिपोर्ट, नेक्स्ट पॉइंट है रिपोर्ट। ये ऑडिट करने के बाद जो ऑडिटर होगा वो रिपोर्ट तैयार करेगा। रिपोर्ट तैयार करने के लिए एक फॉर्मेट पहले से फिक्स्ड ही फॉर्मेट है, MR3। क्या नाम है? MR3 फॉर्मेट में रिपोर्ट तैयार होगा। उस रिपोर्ट के अंदर ऑडिटर बताएगा कि भाई कॉम्प्लायंसेस किए गए हैं कि नहीं, लॉ का कॉम्प्लायंसेस किए गए हैं कि नहीं, और अगर नहीं किए होंगे तो वो अपना ओपिनियन देगा। जो नेगेटिव ओपिनियन होगा या जो भी एडवर्स ओपिनियन होगा, जो भी ओपिनियन होगा उसका वो अंदर लिखेगा। इस रिपोर्ट को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के रिपोर्ट के साथ एनेक्स्ट करके स्टेक होल्डर को दिया जाएगा। अब बात यह है कि जब कोई ऑडिटर नेगेटिव रिपोर्ट देता है, अपना ओपिनियन नेगेटिव देता है, तो इसके बारे में क्लैरिफिकेशन करेगा कौन? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का भी रिपोर्ट बनेगा। उस रिपोर्ट के अंदर BOD क्लैरिफाई करेंगे कि इसने नेगेटिव ओपिनियन क्यों दिया, उसका उनके पास क्या आंसर है। समझे आप? ठीक है। कॉन्ट्रावेंशन, इसका मतलब क्या? अगर सेक्शन 204 क्या बोलता है कि किन किन कंपनी को ये एप्लीकेबल है, ऐसे किन किन कंपनी को एप्लीकेबल है। अगर सेक्शन 204 का कॉन्ट्रावेंशन किया तो जो जो लोग एम्प्लॉई हो गए, ऑफिसर हो गए, जो जो लोग इन्वॉल्व हो गए, उनको फाइन पे करना पड़ेगा। ये फाइन की अमाउंट 1 लाख जितनी या 5 लाख जितनी हो सकती है, 1 के 5 के बीच में भी हो सकता है। मिनिमम 1 लाख, मैक्सिमम 5 लाख, इन बिटवीन एनी फिगर्स इट मे बी। ठीक है, ये हो गया। एंड लास्ट में है ड्यूटीज। ड्यूटीज में क्या बोलना है कि अगर ऑडिटर को ये ऑडिट करते करते अगर उसे ऐसा मालूम चलता है कि कंपनी के एम्प्लॉय ने, कंपनी के ऑफिसर ने कंपनी के सामने कोई फ्रॉड किया है, तो वो ये बात बताएगा किसको? कंपनी की ऑडिट कमेटी को ये बात बताएगा। या ऑडिट कमेटी नहीं होगी तो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ये बात बताएगा कि भाई मेरे नॉलेज में ऐसा कोई फ्रॉड आया है, आपको इसके बारे में क्या कहना है। आपको जो भी मुझको कहना हो वो 45 डेज में मुझे कह दो।
फिर इनका जो भी आंसर आया होगा वो, और अपना खुद का ओपिनियन, उनके आंसर सुनने के बाद उनका खुद का ओपिनियन, वो दोनों मिला के वो सेंट्रल गवर्नमेंट को ये फॉरवर्ड करेगा, वो सेंड करेगा कि भाई इस फ्रॉड के बारे में मेरा क्या कहना है, BOD को क्या कहना है। इस तरीके से वो गवर्नमेंट को बताएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, सेक्रेटल ऑडिट। इतना लिखोगे तो भी काफी होगा। ठीक है, थैंक यू।